जनक राज जी का तालियां बजाकर स्वागत करें और मेरे सहयोगी पराग से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जनक राज जी के साथ इंडिया न्यूज हिमाचल के इस मंच कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद साक्षी आपका। तो देखिए, लगातार सेशन चल रहे हैं मंच शिमला में और इंडिया न्यूज का ये मंच हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को उठाने के लिए है। अलग अलग विधानसभा के विधायक भी, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, हमारे इन सेशंस में लगातार हिस्सा बन रहे हैं और उनके विधानसभाओं के मुद्दों को भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और प्रदेश की राजनीति को भी समझ रहे हैं। जनक राज जी हमारे साथ मौजूद हैं, भरमौर से आप विधायक हैं। जनक जी, सबसे पहले आपकी विधानसभा से ही शुरुआत करते हैं। अभी क्या मौजूदा स्थिति है? कितना आपको लग रहा है कि हम विकास भरमौर का कर पाए हैं? क्या और संभावना है? क्या रोड मैप आप लेकर चल रहे हैं भरमौर को लेकर? हमारा चुनाव क्षेत्र शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया में आता है जी। और मेरा कंस्टिट्यूएंसी हिमाचल प्रदेश में एक यूनिक कंस्टिट्यूएंसी है। मुझे अपनी कंस्टिट्यूएंसी के एक ब्लॉक में जाने के लिए साल के केवल 4 महीने अपने जिला के रास्ते से जा सकता हूँ। बाकी समय मुझे अपने उस ब्लॉक में जाने के लिए या 3 राज्यों हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर से होकर जाना पड़ता है या हिमाचल के जिले जिसमें कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, इनसे गुजर के जाना पड़ता है। तो हमारी परिस्थितियां शेष चुनाव क्षेत्रों से बिल्कुल भिन्न हैं और इसके साथ साथ ही हम लोग आकांक्षी जिला चंबा के एक कंस्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं। हमें भारत सरकार ने आकांक्षी जिलों की श्रेणी में रखा है। साथ ही साथ भारत के संविधान ने भी हमारे विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों को विशेष अधिकार दिए हैं और वर्तमान समय में मुझे बहुत दुख इस बात का है कि सरकार हमारे साथ बहुत सौतेला व्यवहार कर रही है। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, इसका सबसे बड़ा परिणाम यह है कि लगभग 3.5 साल से अधिक समय सरकार को बने हो गया है। एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे चुनाव क्षेत्र में दौरा नहीं किए हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? कहां हम विकास की बात कर रहे हैं? आज मेरे चुनाव क्षेत्र में लोग, मैं अगर तुलनात्मक तौर पे कहूं, दुनिया 5G की बात करती है, दुनिया मंगल पर कॉलोनी बसाने की बात कर रही है। आज मेरे वहां पर लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं, बिजली के लिए परेशान हैं, यातायात कनेक्टिविटी के लिए बहुत परेशान हैं, शिक्षा का स्तर बहुत बुरा है। छोटे छोटे बच्चों को अपने घर से स्कूल आने जाने में 4 से 6 घंटे पैदल चलना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को, छोटे बच्चों को टीके लगवाने के लिए जो नियमित टीकाकरण है, उसके लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को पहाड़ी पथरीले रास्तों पर किलोमीटरों बारिश में पीठ पे उठा के या गोद में उठा के चलना पड़ता है। आए दिन दुर्घटनाओं में, आज सुबह भी सड़क दुर्घटना की एक सूचना मुझे मिली, 2 लोगों की मृत्यु हो गई। तो हम लोगों को तो इस वर्तमान हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आत्मनिर्भर जो इनका नारा है, सही मायने में केवल भरमौर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, इन्होंने पूरे हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाया है और मैं भी इस बात के लिए इनकी इस बात में सहमति जताता हूं। बिल्कुल आत्मनिर्भर हम लोगों को बना दिया है कि भाई आप सरकार से कोई उम्मीद मत करिए, आप अपना इंतजाम खुद करिए। ये असली में आत्मनिर्भर हिमाचल है। अच्छा, एक स्थायी सरकार हिमाचल को सर क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार बार बार बदलती है, इसका कारण क्या, इसके पीछे का आप मान रहे हैं? देखिए, ये तो हिमाचल के लोगों की वोटिंग पैटर्न है और मैं स्पष्ट तौर पे बात कहूं 2022 के चुनाव की, इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हिमाचल के लोग चाहते थे हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, क्योंकि पूर्व में हमारी सरकार ने जयराम जी के कार्यकाल में बहुत अधिक विकास कार्य हुए जो ऐतिहासिक थे, अप्रत्याशित थे। चाहे संजौली के पास ढली टनल की बात हो, जो आज़ादी के इतने वर्षों तक 2 टनल नहीं बना सके। शिमला में अत्यधिक विकास हुआ, सड़कें चौड़ी हुई, सब कुछ हुआ। परंतु ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या होता है कि नंबर गेम होती है। अगर हिमाचल के सारे वोट 2022 में जो वोट पड़े, उन दोनों वोट को अगर तराजू में हम तोले तो मात्र 37,000 वोटों का फर्क है।
मात्र 37,000 वोटों का फर्क है। 37,000 अधिक लोगों ने मतदान कांग्रेस के पाले में कर दिया और हमारे पास 37,000 नंबर कम लेकिन पड़ सर गया। सरकार तो फिर वोट सरकार तो सीटों से ही बनती है ना। मेरी बात को पूरा करने दीजिए। देखिए, लोकतंत्र में लोगों के जो मन होते हैं, लोगों ने किसको वोट करना है, वो बड़े सारे मुद्दों से प्रभावित हो जाते हैं। कई बारी किसी को हराने के लिए किसी को खड़ा कर दिया जाता है, कई बारी कोई किसी को वोट काटने के लिए खड़ा हो जाता है। लोग क्षेत्र के नाम पे वोट कर देते हैं, लोग जाति के नाम पे वोट कर देते हैं। ये भारत का वोटिंग पैटर्न है और इसी वोटिंग पैटर्न की वजह से मैं तो ये कहता हूं कि ये शायद मैनेजमेंट में कुछ ऐसा अंतर रह गया जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हुई और जिसका खामियाजा आज पूरा हिमाचल भुगत रहा है। फिर मेरा सवाल बीजेपी के संगठन के मैनेजमेंट को लेकर भी है, क्योंकि सर सवाल सुनिए पहले, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया, अलग अलग सेक्टर्स को हमने छुआ, वहां पर जनता को सुविधाएं देने का काम किया, तो फिर जनता तक क्या आपका संगठन उन कामों को पहुंचा नहीं पाया? नहीं, जनता तक संगठन ने बात पहुंचाई, संगठन ने अपना काम किया, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को, देखिए मैं इस आपके सवाल का जवाब देते देते मैं एक बात कहूंगा। एक बार मैं कहीं किसी के साथ बैठा हुआ था तो वहां बात चली कि इलेक्टेड और सिलेक्टेड तो डिफरेंस क्या है। तो कुछ लोगों ने कहा कि सिलेक्टेड लोग अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हम तो सिलेक्ट हुए हैं, आप लोग तो इलेक्ट हुए हैं। तो मैंने बीच में इंटरवीन किया, मैंने कहा देखिए मैं सिलेक्टेड भी हूं, इलेक्टेड भी हूं, और सिलेक्शन भी कोई कहीं छोटे एग्जाम नहीं, मेडिकल साइंस की सारी डिग्रियां मैंने सेलेक्ट होकर प्राप्त की, उसके बाद इलेक्ट हुआ। तो इलेक्ट होने के प्रोसीजर को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है सिलेक्ट कोई भी हो सकता है। आप 4 महीने एग्जाम की तैयारी करके बैठ जाइए, आप कमरे में बैठ जाइए, एकाग्रता से काम करिए, आप 4 महीने के अंदर देश के किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम है। अगर आपका आईक्यू सामान्य स्तर से थोड़ा सा अधिक है तो आप 4 महीने से 6 महीने से के भीतर आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। परंतु इलेक्ट होना ज्यादा मुश्किल है। इलेक्ट होना इसलिए ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हमसे मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा एग्जामिनर बन के आता है। हम क्या बात उससे करते हैं, किस लहजे में बात करते हैं, उस व्यक्ति को वो ताउम्र याद रहता है। इसलिए कई बार जो हमारी बात होती है वो लोगों को उतनी परसेप्शन में वो लोग उसको नहीं रिसीव कर पाते कि जिसकी वजह से वोटिंग पैटर्न में बदलाव आ जाता है। आज हिमाचल के लोग पछता रहे हैं, आज हिमाचल के लोग पछता रहे हैं, हर तरीके से पछता रहे हैं, और ये कहते हैं कि हमने ओपीएस दिया इसलिए सरकार बनी। ऐसा भी नहीं है। हाँ, ओपीएस एक फैक्टर रहा होगा, परंतु मात्र ओपीएस के दम पे सरकार बनी ऐसा नहीं है। हिमाचल के लोगों ने, जो लोगों को आज परिस्थितियां ये हैं, पेंशन तो आप तब देंगे जब एम्प्लॉई रिटायर होगा, आज तनख्वाह देने तक की हालत खराब हुई पड़ी है। एक समय था जब हर 6 महीने पे कर्मचारी लोग डीए की उम्मीद करते थे, प्लानिंग करते। मैं भी सरकारी अधिकारी रहा हूं, मैं भी अपना सारी लाइफ में प्लान इसी तरीके से किया कि यार अब 6 महीने बाद डीए की किस्त आएगी, मेरा इतना तनख्वाह बढ़ जाएगा, मैं ये इन्वेस्टमेंट कर लेता हूं। ऐसे ऐसे पैसा जोड़ता है एक सरकारी मुलाजिम। पिछले 3.5 साल से अब हालात ये हो गए हैं, डीए की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अब लोग बोले कि भाई तनख्वाह मिल रही है, इतना ही बहुत है, अगर कहीं डीए की बात करे तो तनख्वाह पे कटना लग जाए। ये परिस्थितियां हिमाचल की हो गई हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए जो भी कुछ हुआ पीछे, देखिए इतिहास से शिक्षा ली जाती है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था कि इतिहास से शिक्षा ली जाती है, और उस इतिहास के शिक्षा से लेते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी जो चुनावों की तैयारी में जो लगी है, और हिमाचल के लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें अपने मताधिकार करने का मौका मिले, जिसका छोटा सा झलक अभी स्थानीय निकाय चुनावों में लोगों ने दे दिया है। लेकिन सरकार तो ये आरोप लगाती है, और जहां जहां पर भी बीजेपी की सरकारें नहीं हैं वहां ये आरोप लगता है कि साहब केंद्र पैसा नहीं देता है, हमारा पैसा रोक लेता है, जीएसटी का कलेक्शन हमें मिल नहीं पाता है, तो फिर हम कैसे फिर योजनाओं को आगे बढ़ाएं और कैसे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, कैसे डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं? ये भेदभाव वाली राजनीति भी केंद्र के ऊपर आरोप लगता है। देखिए, मैं स्पष्ट राजनीति करने में विश्वास रखता हूं। मैं कोई मतलब इस तरीके से राजनीति में नहीं आया कि सच झूठ बोल के कुछ भी आया।
मैं एक चिकित्सक हूं पेशे से और सरकारी नौकरी में मैं था, तो मुझे तथ्यों पे बात करना ज्यादा पसंद है। देखिए, ये बात करते हैं सेशन में, कई बार बोलते हैं कि हमें जीएसटी कंपनसेशन नहीं दिया या हमारा आरडीजी बंद कर दिया गया। हम मूर्ख किसको बना रहे हैं भाई? जीएसटी कंपनसेशन बंद हुआ है तो वो इसलिए नहीं बंद हुआ है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। अगर आज हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, जयराम जी मुख्यमंत्री होते, तो भी ये जीएसटी कंपनसेशन बंद होना था, क्योंकि इसका डिसीजन जब जीएसटी लागू हुआ था, पूरे देश के सारे मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिव और वित्त सचिवों की उसमें मेंबरशिप की मीटिंग में पूरे देश भर में जीएसटी काउंसिल ने मीटिंग करके ये पूरे सामूहिक निर्णय लिया गया था। तो इसमें भेदभाव की बात कहां से आ गई? दूसरी बात ये बोलते हैं आरडीजी बंद होगी। आरडीजी के बारे में जब आप पढ़ें और देखें और जानें, मेरे पास आंकड़े मुझे स्पष्ट तौर पे तारीख के साथ याद नहीं है, इसलिए मैं उन तारीख को कोट नहीं करूंगा, परंतु इतना जरूर कहूंगा, जब जब वित्त आयोग बना, वित्त आयोग ने आरडीजी को लेकर हमेशा लाल झंडी जरूर दिखाई कि अपने खर्चों में अपनी कमाई के बैलेंस को ठीक करिए। आरडीजी एक, जैसे बीमार व्यक्ति कोई अस्पताल में जब बीमार होता है और थोड़ा ठीक होने लगता है, तो उसको जब ठीक होते हैं तो उसको सहारा देकर चलाना पड़ता है। आरडीजी उस तरीके का सहारा है, यह आपका स्थायी प्रबंध नहीं है। परंतु आपने क्या किया? आज आरडीजी इस 31 मार्च 2026 जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू है, इस फाइनेंशियल ईयर में आरडीजी को सेंटर ने बदलाव किया, नीतिगत फैसला है और इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। देखिए, भारत के संविधान को अगर हम देखें और पढ़े, फाइनेंस कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है। फाइनेंस कमीशन देश भर में दौरे करता है और फाइनेंस कमीशन देश भर में दौरे करने के बाद देश की सरकारों, सब व्यक्तियों से बात करके एक देश भर के पैसे का कैसे आवंटन करना है, किसको क्या देना है, एक रिपोर्ट बनाता है। उस रिपोर्ट को महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा जाता है और राष्ट्रपति के सौंपने के बाद उसको भारत सरकार के कैबिनेट में अप्रूवल होकर लोकसभा में रखा जाता है। भारत सरकार, क्या कोई भी व्यक्ति फाइनेंस कमीशन की गाइडलाइंस को छेड़खानी नहीं कर सकता, तो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है। और जब इनके समय की सरकारें थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब के फाइनेंस कमीशन ने भी आरडीजी पे लाल झंडी दिखाई थी कि आरडीजी को आने वाले, डू नॉट टेक इट एज लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंट, इंप्रूव योर फिस्कल डेफिसिट, अदरवाइज इन कमिंग ईयर हिमाचल जो है वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगा। 2004 में फाइनेंस कमीशन ने ये कहा, 9 में ये कहा, 13 में ये कहा, 18 में ये कहा, अब 22 में अगर फाइनेंस कमीशन ने भी ये कहा और अब 26 में जब बंद हो गया तो अब आरडीजी बंद होगी, आरडीजी बंद होगी। जनता को बहकाने का वो कर रहे। मैं सभी लोगों से ये आग्रह करता हूं, जितने भी युवा, आजकल के युवा पढ़े लिखे, सब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, मेरी बात पे ना जाएं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरी बात को माने या मेरी बात से सहमति जताएं। गो एंड सर्च, पढ़ें, पढ़ के बात करें, किसी के बोलने से। भाई एक मुझे बात याद आ रही है पूरी कि अखबार भी तुम्हारा कुछ ऐसे कि एक बात है कि मुझे जब से याद आएगा आई स्पीक, कि हम जो मर्जी कह दें। भाई अगर हिमाचल के लोगों ने मैंडेट आपके पक्ष में अगर आ गया है गलती से, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो कहेंगे वो सच कहेंगे। सच क्या है वो लोग जानते हैं। फाइनेंस कमीशन ने आरडीजी बंद करने के लिए एकाएक डिसीजन नहीं लिया। हालांकि ये लोगों में दुष्प्रचार कर रहे हैं कि एकाएक डिसीजन लिया, एकाएक नहीं है। इट वाज ए पॉलिसी डॉक्यूमेंट, डिसीजन टेकन ओवर द इयर्स, फॉर द पास्ट 25 ईयर्स। ये कहा जाता रहा कि आरडीजी को कटेल किया जाएगा, आरडीजी को कटेल किया जाएगा। अब कटेल ऐसे वक्त पे हुई तो अब ये चीखना शुरू कर दिए। इस वक्त हिमाचल में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो भी आरडीजी बंद होती। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आरडीजी को बंद करना है, इसके लिए इन्हीं की कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री ने अनुशंसा करके रिकमेंडेशन अपनी कैबिनेट से अप्रूव करा के भेजा। वहां तो कांग्रेस की सरकार थी, तो फिर भेदभाव कहां से हो गया? ठीक है। अच्छा, पर्यटन
बढ़ रहा है लगातार, लेकिन क्या उस तरीके की व्यवस्थाएं भी डेवलप हो पा रही हैं? क्योंकि पर्यटन बढ़ेगा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे तो राजस्व भी बढ़ेगा। तो पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखें तो क्या स्थिति फिलहाल राज्य की है? ये मजाक उड़ाया जाता है हिमाचल का, पर्यटन पर्यटन बोल के। मैं पूछना चाहता हूं, पर्यटन के विकास के लिए आपने किया क्या? ये अलग बात है कि आपको प्रकृति ने खूबसूरती दी है, प्राकृतिक सौंदर्य हमारे यहाँ बहुत है। मैं एक अनुभव साझा करता हूं आपके साथ। मैं जिला चंबा का रहने वाला हूं। हमारे जिला चंबा में खजियार डलहौजी प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। जब पीछे लोकसभा का चुनाव था, हमारे कैंडिडेट आए वहाँ पे, तो हमने सोचा कि यार हमारे कैंडिडेट एक बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं, तो इनको एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हम लेके चलते हैं, हमारे क्षेत्र का भी प्रचार होगा, ये हमारे कैंडिडेट इसको भी देख लेंगे। तो जब कैंडिडेट को हमने वहाँ पे ठहराया खजियार में, खजियार इज कॉल्ड एज गेटवे ऑफ चंबा, लाइट ही चली गई सारी रात। में एक्सीएन एससी सब पीडब्ल्यूडी और सॉरी इलेक्ट्रिसिटी विभाग के लोगों को फोन करता रहा, लाइट ही नहीं आई। तब मैंने अनुभव ये पाया कि यार जब एंट्री पे दरवाजे पे ऐसा अनुभव किसी व्यक्ति को किसी घर में प्रवेश करते हुए, वो अंदर क्यों जाएगा? हमने क्या किया टूरिज्म के विकास के लिए? आज हिमाचल में 4 लेन की सड़कें बन रही हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, गडकरी जी के द्वारा, इस परिवहन मंत्रालय के उस पर सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा ये सड़कें बन रही हैं। इससे पहले कहाँ थे? चाहे मनाली के लिए 4 लेन की बात हो, चाहे शिमला धर्मशाला 4 लेन की बात हो, चाहे बाकी अन्य जगहों की बात हो, आजादी के इतने वर्षों तक आपने केंद्र में, देखिए ये बोले कि आज आपकी सरकार है, वो है, ज्यादा जिम्मेवारी किसकी है? जिसने ज्यादा लंबे समय तक शासन किया, चाहे वो केंद्र की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, दोनों जगहों पर लंबा शासन कांग्रेस सरकारों का रहा है। और उसी वजह से ये इनकी स्ट्रेटजी है, ये कांग्रेस वालों की स्ट्रेटजी है कि लोगों को जिस हालात में उसी हालात में रहने दो। अब तो नई स्ट्रेटजी आ गई है कि लोगों के पास क्या है उसको छीन लो, फिर लोगों को आंदोलन करने दो, फिर उनको वापस दे दो, फिर ताकि लोग वाहवाही करें। अभी मेरे चुनाव क्षेत्र में पांगी में कॉलेज के कुछ संकायों को, कुछ फैकल्टीज को इन्होंने बंद कर दिया। लोगों ने हंगामा किया, हंगामा करने के बाद आंदोलन किया, आंदोलन के बाद उन्होंने उन दोनों फैकल्टीज को रीइंस्टेट कर दिया। जब रीइंस्टेट कर दिया तो पीठ तो देखिए जी, मुख्यमंत्री जी का आभार, सरकार का आभार, हमें। अरे भाई, मेरी चीज मुझसे छीन कर वापस मुझे दे रहे हैं, फिर मैं धन्यवाद किस बात का करूं? ये तो परिस्थितियां आज हिमाचल में है। चलिए, हम उम्मीद करेंगे विपक्ष के तौर पर आप प्रदेश में हैं तो प्रदेश की जनता के मुद्दों को उठाते रहें। आने वाले वक्त में चुनाव होगा अगले साल, तो जनता मैंडेट किसे देगी और किसकी बातों पर भरोसा करेगी, ये भी देखना होगा। इस सेशन के लिए बहुत धन्यवाद जनक जी आपका। धन्यवाद। ओवर टू यू।